ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग नीट एग्जाम से थोड़ा भी जुड़ाव रखते हों। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, या हो सकता है कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर कोई टीचर देख रहे हो। तो हमारा नीट एग्जाम जैसा कि पिछले 20-25 साल से हर साल मई के फर्स्ट वीक ऑफ संडे को होता है। और ये दिन काफ़ी ऐतिहासिक होता है क्योंकि किसी और अन्य एग्जाम की तरह ऐसा नहीं होता है इसमें कि पिछले 5 साल से 7 साल से वैकेंसी नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। इसमें आपको ये बात पता होता है कि इस डेट को, इस टाइम को, इस पैटर्न में, इस मोड में, इस सिलेबस से इस तरह का क्वेश्चंस आने वाला है। हाँ, क्वेश्चंस पे थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन ये वीडियो ऐसा नहीं होने वाला है कि भाई रिएक्शन वीडियो है, पेपर ऐसा आ गया, कट ऑफ, रैंक प्रिडिक्शन, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी अलग है। ये वीडियो उस बारे में है कि भाई क्या ऐसा हुआ नीट 2025 इस एग्जाम में, क्या ऐसा अलग हो गया कि इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक माहौल है, इतना ज़्यादा पैनिक में है बच्चे। ये वीडियो उस बारे में है कि भाई इस बार नीट एग्जाम में क्या ऐसा अलग हो गया, क्या ऐसा ब्लेंडर हो गया कि भाई इतना ज़्यादा पैनिक माहौल है, और इसमें से हम लोग क्या ऐसा सीख सकते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें हम लोग इस ट्रॉमेटिक माहौल में खुद को संभाल सकें और जीवन में एक बेहतर लक्ष्य की ओर हम लोग बढ़ सकें। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो एक ओवरऑल आप ये बात समझो कि भाई नीट 2025 में जो कि आपका पेपर बहुत लेंदी था, टफ था, कॉन्सेप्चुअल था, मतलब ये पेपर ओवरऑल टफ था। ठीक है, बायोलॉजी में बोला गया कि भाई पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल था, ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, लेंदी था वो पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री था आपका कॉन्सेप्चुअल था, एक स्टैंडर्ड पेपर जैसा होना चाहिए वैसा था। फिजिक्स सबसे ज्यादा टफेस्ट, मोर कॉन्सेप्चुअल, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, जेई एडवांस लेवल के पेपर है ना, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे। तो अभी आप समझो कि ये था हमारा एक ओवरऑल, आपको मैंने आइडिया दे दिया कि नीट का पेपर किस तरह का था। अब यहां से आप समझो कि पेपर जो है ना, अगर हम लोग टफनेस का अगर बात करें, तो पिछले बार जो पेपर जो टफ था, पिछले बार जो टफ पेपर था वो आपका लास्ट टाइम 2016 के फेज 2, मतलब फेज 1 में जो नॉर्मल जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, तो फेज 2 का एग्जाम फिर से कंडक्ट हुआ था। जब भी जो एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप कोई पीवाईक्यूज अगर आप लगाते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि अगर आपसे वो क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, फिर वो अगर टफ है, तो ज्यादातर केस में चांस है कि नीट 2016 फेज 2 का पेपर वो होगा। तो इस बार ये जो क्वेश्चन था वो बहुत ज्यादा टफ आया था, और आखिरी बार इस बार है ना नीट 2025। मैटर ये है ही नहीं कि पेपर बहुत टफ था। टफ पेपर, टफ क्वेश्चन तो जेई एडवांस में ही बनता है। लेकिन मैटर यहाँ पे आके फंसता है कि कोई एक बच्चा जब अच्छे से जब तैयारी करता है, एक ठीक ठाक सा तैयारी करता है, वो सिलेक्शन के लायक जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, उसका हम लोग अगर बात करें, तो फॉर द सिलेक्शन उसका दो स्ट्रैटेजी होता है मेनली। पहला होता है टाइम मैनेजमेंट और दूसरा होता है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। इस पर हम लोग आएंगे, दोनों की हालांकि रिलेटेड है दोनों। एक बच्चा जब बायोलॉजी बहुत बढ़िया से पढ़ता है, एकदम बेहतरीन अगर वो पढ़ता है और अच्छे से वो मॉक टेस्ट देके प्रैक्टिस कर वो करता है बढ़िया, तो लगभग वो इस तरह का एक्यूरेसी पे वो पहुंच जाता है कि वो लगभग 30 मिनट 35 मिनट में वो लगभग जो है अपना बायोलॉजी का पेपर वो खत्म कर लेता है, जो कि इस साल भी बहुत सारे वैसे बच्चे ने खत्म किया था अपने मॉक टेस्ट में और नीट एग्जाम से पहले। ठीक है, अब समझो, उसके बाद आपका आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी वो लगभग 45 मिनट में वो अच्छे से कंप्लीट कर लेता है पेपर, ठीक ठाक कर बैलेंस अगर हो तो। अब उसके बाद जो भी बचा खुचा टाइम उसका वो रहा, वो अपना बचा खुचा टाइम वो फिजिक्स में या फिर फिजिकल केमिस्ट्री का कोई न्यूमेरिकल्स, ये सब बढ़िया से अच्छे से वो कुश्ती करता है क्वेश्चन के साथ और उसको सॉल्व करता है। लगभग अराउंड 1.5 आवर्स उसके पास बचे होते हैं इस तरह के कैलकुलेशन, इस तरह के क्रिटिकल थिंकिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। अब इस साल क्या हुआ है ना, समझते हैं अच्छे से हम लोग, और इसका चर्चा हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। इस साल क्या हुआ, इस साल क्या हुआ, नीट 2025 का इंसिडेंट, बायोलॉजी, जो बच्चा बहुत बढ़िया से पढ़ा था, एकदम अच्छे से पढ़ा था, उसका भी बायो में लगभग अप्रॉक्स अगर बात करें तो 1.5 आवर्स, मतलब सभी बच्चों का 1 आवर प्लस तो टाइमिंग गया ही है। बहुत सारे बच्चों का 1.5 आवर्स तक टाइमिंग चला गया, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लेंदी था, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी 1 आवर आराम से चला गया। अब एकदम ध्यान से समझना है बात को एकदम, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 180 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप पेपर जैसे आप शुरू करते हो तो आपको हो सकता है कुछ फॉर्मेलिटीज आपको फुलफिल करना पड़े शुरुआत में, जो है ना, नेम वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है। उसके बाद हो सकता है कि आपको बबलिंग जब आप करोगे तो 180 क्वेश्चंस का बबलिंग कितना भी स्पीड से अगर आप करोगे ना, तो लगभग 11 से 12 मिनट, 13 मिनट आपका लगना ही लगना है। तो टोटल आपका, अच्छा, उसके बाद फिर आपका 2 बार आपका सिग्नेचर्स होगा, इन्विजिलेटर्स आएंगे आपके 2 बार सिग्नेचर कराएंगे। और पहले तो हमारे टाइम में वो कैमरा लेकर के पहुंच जाते थे कि क्या पता कोई और एग्जाम दे रहा हो इसके बदले। तो इन सभी चीजों में आपका 15 मिनट का आपका वक्त आपका खराब होता ही है। और अगर आपका बैड लक है तो उस सेंटर पे क्या पता कोई और बवाल हो रखा है। बवाल मतलब क्या, कि आपको 15 मिनट 10 मिनट बाद आपको पेपर मिले। आइडियली होता यह है कि आपको 2 से 5 में पेपर होता है,
आइडियली होता ये है कि आपको 2 बजे से पहले 10 मिनट पहले आपको पेपर सबमिट कर दिया जा चुका होता है, ताकि अपना नॉर्मल जो फॉर्मेलिटीज उसको फुलफिल कर दो, उसके बाद अपना 2 बजे से अपना एग्जैक्टली अपना एग्जाम अपना आप शुरू करो। तो ये होता है ना। अब समझो कि ये जो बच्चा है इसके पास फिजिक्स के लिए, इस कैलकुलेशन के हिसाब से फिजिक्स के लिए इसके पास लगभग 15 से 20 मिनट सिर्फ इसके पास बचता है। तो आप समझो कि जो बच्चा यहाँ तो पहले वो डर गया है ना कि भाई 1.5 घंटा लग गया बायोलॉजी सॉल्व करने में, केमिस्ट्री में घुसा उतना ही टाइम लगता जा रहा है, जैसे जैसे ये समय जब बीत रहा है ना तो उसका घबराहट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और उसके बाद वो एकदम वो पैनिक और एंजाइटी वाले माहौल में वो घुस चुका है, वो जोन में वो पहुंच चुका है, उसका हार्ट बीट तेज हो चुका है, पसीना आ रहा है, वो एक दूसरे का शक्ल देख रहा है बार बार। क्वेश्चन तो वैसे फिजिक्स में जब वो पहुंचा ना, जब बच्चा वो फिजिक्स में जब पहुंचता है टाइम उसका जा चुका होता है, और पहला क्वेश्चन देखता बम फूट गया पहला देखते ही, पहला दूसरा तीसरा, वो ट्रैप अलग क्रिएट करके रखता है। मैंने आपको बोला ना कि इस पे चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, इस पे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है ये समझते हैं चलो। जो बच्चे ऑफलाइन में जुड़े हुए हो उन बच्चों को शायद पता है कि मैं पिछले 1-2 साल से एक बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो बुक एग्जैक्टली में नीट पैटर्न पे है, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। तो क्योंकि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन पिक नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन बनाया हुआ है, खुद का क्रिएट किया हुआ है, और उसमें लगभग 6, 8, 10 ऑप्शंस हैं। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हुए सर ऐसा थोड़ी होता है, नीट में तो सर 4 ऑप्शन आता है। तो अभी आपको दिख गया ना, पता चल गया आपको कि ऑप्शन कितना बन सकता है, किस तरह का हो सकता है पेपर। तो हाँ, तो आप ये समझो, मैं बताने का मोटो ये है, क्योंकि मैं पेपर बनाता हूँ खुद, मैं क्वेश्चन में बना रहा हूँ, बुक में लिख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है किस किस तरह का ट्रैप क्रिएट किया जा सकता है। एक पेपर आपके सामने है जिसमें 180 क्वेश्चंस है, एक पेपर यहाँ पे इसमें सेम क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें आपको ये छूट है कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको मन है पहले, जो अपने अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आप चूज करके आप पहले वो वाला बना सकते हो, और इसमें आपको जरूरी है कि 1, 2, 3, 4 करके ही आपको बनाना है। लगभग 50 मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है इसमें, कि आपका 50 मार्क्स आपका ज्यादा है और उसमें कम है, ये अंतर होता है, ये मैटर करता है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है समझाते हैं। देखो, जब एक पेपर जो बनता है ना, एक आइडियल पेपर, तो उसमें हर तरह का ट्रैप बनाया हुआ रहता है। अब मान लो कि जो बच्चा बायोलॉजी में सफर किया, केमिस्ट्री में सफर किया, फिजिक्स अब पहुंचा है, उसके पास टाइम बहुत कम है, वो बच्चा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 5 क्वेश्चन शुरू का बहुत ज्यादा टफ। अब उसका तो दिमाग का ऐसे ही दिमाग खराब हो चुका है उसका। अब वो छठा क्वेश्चन अगर वो बहुत ज्यादा इजी भी अगर है तो उसका मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो चुका है, एंजाइटी में आ चुका है, वो छठा, वो क्या पता वो आता कभी वो गलत कर देगा। इसीलिए होता है क्या स्ट्रैटेजी, राउंड वाइज। क्या होता है राउंड वाइज? राउंड वाइज का मतलब है कि अगर पेपर है आपके सामने और इसमें मान लो कि इसमें मान लो 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है, 5 साइड, तो आपको क्या करना है ना, आपको क्वेश्चंस को आपको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इजी है, जो देखते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाए और वो आपको फटाक से आपको बन जाए, वहीं पे आपको टिक कर लेना है। कि मान लो आपका तीसरा बन गया, टिक मार दिया, ये मार दिया, ये मार दिया, ये आपका बन गया, और ये 99.9% चांस होता है कि आपका सही ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपको याद है, तभी आपको फटाक से आपको क्लिक हो गया दिमाग में। अब दूसरा वाला राउंड 2 के लिए आप वैसा क्वेश्चन आप चूज करोगे, आप उसको सेलेक्ट करके रखोगे जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा हम टाइम देंगे तो बन जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, पढ़ेंगे तो बन जाएगा। और तीसरा वाला, ये तो लगता है बिल्कुल नया सा है, ये बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, जैसे फिजिक्स में ग्राफ वाला क्वेश्चन था, है ना, बिल्कुल ही नया ये। अब आपके पास वहां पे पेन तो अलग अलग होता नहीं है, एक पेन रहता है वो एनटीए वाला। तो उसमें आपको क्या करना है ना, आप हो सकता है कि राउंड 1 के लिए आप क्या करो, वहीं पे आप टिक मार दो, राउंड 2 के लिए आप ऐसा कर दो, राउंड 3 के लिए आप ऐसा कर दो, है ना। इसमें 4 कोना, 1, 2, 3, 4 कोना, तो सबसे लास्ट वाला 3 कोना है तो उससे पहले वाला है ना, राउंड 2 के लिए, राउंड 3 के लिए, और राउंड 1 के लिए टिक मार दिया। इस तरह से क्या होगा ना कि आप उस ट्रैप से आप बच गए जिसमें टाइम किल करता है एग्जामिनर। मतलब शुरू का वो हार्ड क्वेश्चन दे दिया, फिर वो टफ, मतलब फिर वो इजी क्वेश्चन दे दिया, फिर वो हार्ड बना दिया, फिर इजी बना दिया। उसमें आप पहले ही आप देख लोगे ना कि जो इजी बन गया, और जो बच गया उसको सेकंड राउंड में देखेंगे, और ऑटोमेटिकली इससे आप देखोगे कि थर्ड राउंड में वही सारे क्वेश्चंस बचेंगे जो या तो बहुत ज्यादा टफ होंगे, शायद आपसे बन भी जाए एफर्ट करने से, और या तो वो आपको सच में नहीं आते होंगे, तो अननेसेसरी टाइम तो आपका किल नहीं हुआ। ये होता है राउंड वाइज पेपर बनाना। अब इसमें मैंने आपको बताया था, देखो नीट एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले लगभग 9:30 बजे के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था, द लास्ट ब्लेसिंग और मैसेज फॉर दोज 3 आवर्स, ये था उसका टाइटल। उसमें ये सारी बातें अच्छे से समझाई गई थी। अब यहाँ पे समझो आप एक बात कि राउंड वाइज पेपर बनाना है ना, टाइम आपका बचाना, ये सब कुछ होता है। अब इस चक्कर में अब सब वापस आते हैं, हम लोग अपने बात पे वापस आते हैं कि भाई ये सारा इंसिडेंट हुआ बच्चे के साथ, ठीक है, कि क्यों इतना ज्यादा पैनिक माहौल हो गया, है ना, इस तरह का चीज हुआ कि टाइम बचा ही नहीं। बच्चा फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते उसका मेंटल स्टेबिलिटी तो खत्म हो चुका था बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट का एकदम बिल्कुल ऐसी तैसी हो रखा था। अब यहाँ से आप समझो कि क्वेश्चन पेपर में दम तो था, है ना, ये बात तो समझते हैं हम लोग, लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है कि नीट कभी मार्क्स का गेम रहा ही नहीं है। नीट जो है कभी मार्क्स गेम रहा ही नहीं है। पेपर टफ था, मार्क्स कम आएगा, ये बात पता है, लेकिन नीट एग्जाम इज नॉट इक्वल्स टू मार्क्स, बट नीट एग्जाम इज डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द रैंक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं जो कि पिछले साल कुछ बच्चा हो सकता है जो कि आया हुआ था 720 में 720 लाया था, ठीक है, ओके, वेरी गुड। इस साल हो सकता है कि कुछ बच्चा सिर्फ 780 लेकर के आए, मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो आप समझो कि फुल मार्क्स 720 आ गया, फुल मार्क्स 680 आ गया, ठीक है। तो AIR 1 हो गया इसका, और पिछले साल AIR 1 था इसका। एग्जाम्पल आप समझो अच्छे से,
कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे का होना है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे का होना है जिस बच्चे का रैंक 1 से लेकर के रैंक लगभग 15,000 से 17,000 के आसपास में है। आपका जनरल क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। जो बच्चा 16-17 हजार के अंदर में है, सिर्फ उसी बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। दैट्स इट। तो अब ये हो सकता है कि कोई बच्चा इस रेंज में फॉल कर जाए, लगभग 500 में ही सिमट जाए, मतलब इस बच्चे का नंबर मान लो 500 ही है। क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पेपर अगर टफ है तो सभी के लिए टफ है, पेपर अगर टफ है तो सभी के लिए टफ है। और ऐसा है ही नहीं कि आपको 650 नंबर आपको लाना था, आपको 700 नंबर लाना था, आपको बस उस डिजर्विंग कैंडिडेट के क्राइटेरिया में आपको फिट होना था, जो कि क्या था, 17,000 रैंक के अंदर में। हाँ, ये बोलना बहुत ज़्यादा आसान है कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि हाँ उस रैंक आपको लाना था लेकिन मार्क्स और ये वो। देखो सफरिंग जो है ना, जो भी आपका जो सफरिंग चल रहा है, सफरिंग इज ऑलवेज पर्सनल। एक बच्चा ही वो सोच सकता है कि क्या अभी गुजर रहे हो आप, जिस चीज़ से आप गुजर रहे हो, मतलब कहते हैं ना वो कि एक मार्क्स का कीमत वही जानता है जिसका रैंक 1 से या तो एक मार्क्स छूट जाए और या तो जो बच्चा पास होने से छूट जाए एक मार्क्स के कारण। समझ में आ रहा है बात? तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीट का जो एग्ज़ाम है आपका, जो आपका नीट का एग्ज़ाम है, ये नीट एग्ज़ाम मार्क्स का खेल नहीं है, इस बात को आप समझो। ये एग्ज़ाम जो है ना, आपको ये चेक करता है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो कि नहीं हो। समझ में आ रहा है बात? अभी सब लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, आउट ऑफ एनसीईआरटी था। जो लोग ये बात कह रहे हो, एस्पिरेंट खास करके, जो आपका 3 क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी के बाहर में था, आप ये अपने आप से आप पूछो कि वो 3 क्वेश्चन के अलावा क्या आपके सारे क्वेश्चंस बन गए? नहीं ना? तो फिर मतलब ये बात आप समझो अच्छे से कि इस चीज़ों को थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं, ठीक है? आप ये बात समझो कि जब हम लोग बात कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम का, तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई किया, बढ़िया से एग्ज़ाम दिया, जो कि पिछले साल आपका 720 नंबर आ जा रहा था, कट ऑफ 630 चला गया है ना, टोटल फुल मार्क्स इतना भी आया हुआ है, ठीक है? तो इस साल जब पेपर जब बहुत ज़्यादा टफ आ गया, तो हो सकता है कि सिलेक्शन जो है आपका 570 चला जाए, है ना, 570 चला जाए, 560 चला जाए, हो सकता है ये आ जाए आपका कट ऑफ। तो इसमें आप समझो अच्छे से, एक बात समझो कि भाई आप जो है उस क्राइटेरिया तक आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं। अगर पेपर अगर बहुत ज़्यादा आसान था तो वो क्राइटेरिया बहुत आगे बढ़ जाएगा, और अगर टफ था तो पीछे आ जाएगा, मतलब कट ऑफ कम हो जाएगा। अब इन सभी चीज़ों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस माहौल में अपने आप को संभाल पा रहे हो कि नहीं। अगर आपका मॉक टेस्ट में 600 नंबर बन रहा था, 550 नंबर बन रहा था, तो इस बार का पेपर में क्या आपका 500 नंबर बन रहा है कि नहीं, 480 नंबर बन रहा है कि नहीं? ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अच्छा ये इस बात का अंदाजा आपको उस दिन पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा और आपके पापा ये बात बोलेंगे कि भाई और अदर ऑप्शंस देख लेते हैं, होम्योपैथ देख लेते हैं, आयुर्वेद देख लेते हैं, बीवीएससी देख लेते हैं, बीडीएस देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। उस दिन आपको पता लगेगा कि अगर आपका जितना एक्चुअल पोटेंशियल था उतना भी अगर आप पहुंच जाते तो आप जीत जाते। उस दिन को याद करो ना आप, उस दिन को आप याद करो जब आप क्लास 10th के टाइम में कोई आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर हो गया, पीएचई हो गया, या कुछ और सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा, जो कि आप साल भर आप नहीं पढ़ाई किए होते थे, एक रात या 2 रात आप पढ़ करके आप लगभग 85, कुछ बच्चे लगभग 95 तक वो क्रॉस करते थे। चाहे वो बच्चे का 85 आए, चाहे उसका 80 आए, फिर भी वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन था ही नहीं कि वो इतना भी पहुंच पाए, क्योंकि साल भर उसने पढ़ाई नहीं किया। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा अच्छा गया एग्जाम या फिर खराब गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सब कुछ हम लोग समझते हैं अभी। अब जो बच्चे, देखो ऐसा बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ऐसा बोल रहा है कि भाई लगभग 570 के आसपास में, लगभग जो है 570 के आसपास में कट ऑफ जाएगा। तो ऐसे वाले बच्चे के बारे में बाद में मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल आप ये समझो कि हर तरह के बच्चे हैं जिनका 200-250 मार्क्स आ रहा है, लगभग 400 मार्क्स आ रहा है, लगभग 500 मार्क्स आ रहा है। इन सभी स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। ड्रॉप तो लेंगे, सभी ड्रॉप लेंगे, इन सभी का स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। ये जो बच्चा है अगर ये यहाँ तक अगर पहुंच रहा है, तो ये सब कुछ वो बच्चा किया होगा जो कि पिछले साल एक बच्चा सेलेक्ट हो चुका होगा, 650-700 पहुंच चुका, वो उस तरह के बच्चे भी इस कैटेगरी में इस साल फॉल करेंगे। और ये बच्चा फिर क्या है ना, बिलो एवरेज बच्चा। तो हर बच्चे के लिए अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए पढ़ने का। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस बच्चे का 550 नंबर आ रहा है उस बच्चे को बस 50 नंबर तो बढ़ाना है। नहीं, आपको 550 आपको फिर से लाना है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ? देखो स्ट्रैटेजी, बायोलॉजी का टीचर हूँ मैं, बायोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। एनसीईआरटी रट लो, है ना। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको ना कि एनसीईआरटी रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा।
कॉन्सेप्चुअल स्टडी एंड रिविजन, ये आपको करना ही पड़ेगा। इंट्रोडक्शन और समरी के लाइंस आपको एकदम बढ़िया से आपको याद होने चाहिए इस साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रैक्टिस ऑफ लेंदी क्वेश्चंस। लेंदी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? लेंदी क्वेश्चन का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन वैसे जो टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग का मतलब क्या? जिसमें मोर देन 4 ऑप्शंस हो, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो गए, डायग्राम बेस्ड हो गए, और न्यू टाइप के क्वेश्चंस। न्यू टाइप के क्वेश्चंस का मतलब क्या? न्यू टाइप के क्वेश्चंस का मतलब हुआ जो थोड़ा यूनिक हो, बहुत ज़्यादा यूनिक, जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, जो 2-3 तरह के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट से बनाया गया हो। ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा, हो सकता है जेनेटिक्स में, हो सकता है प्लांट फिजियोलॉजी में, और हो सकता है आपको फिजिक्स में अगर बात करें तो रोटेशन में। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात था, है ना? आपको ये बात समझना चाहिए कि भाई नीट एग्ज़ाम मार्क्स के ऊपर नहीं है। आप ये समझो कि अगर पेपर अगर बहुत ज़्यादा अगर टफ है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कट ऑफ है वो नीचे आएगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जिस लेवल का तैयारी किया था वो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं, आप रीच कर पा रहे हो कि नहीं। नो डाउट, देखो इसमें ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि आप जिस तरह से आप तैयारी किए होगे, अगर आप बहुत बढ़िया से बहुत मेहनत से अगर आप तैयारी किए हो तो आपका नाराज़ होना, आपका सफ़र करना, आपका मायूस होना, डिमोटिवेटेड फील करना, वो सब जायज़ है और वो बनता भी है। लेकिन आपको कभी ना कभी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ आगे सोचना पड़ेगा, और इससे आप बाहर निकलो। और ये जो बच्चे हैं ना, जो 2 साल 3 साल 4 साल जो ड्रॉप मार रखे हो, इनका तो पूरा दुनिया ही अलग रहता है, बहुत ज़्यादा अलग। ये अपने दिमाग में एक अपना अलग दुनिया बना के रखते हैं, और नीट एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 15 दिन बाद तक का जो है ना गैपिंग, जो टाइम है, वो नीट एग्ज़ाम से 2.5 महीना पहले और ये 15 दिन बाद, इस दौरान आप जो भी कहते हो, जो भी समझते हो, वो आप कॉन्शियसली आप नहीं कहते हो। कहते हैं ना 2 महीना पहले, अच्छा इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल और बढ़िया रैंक लेके आएंगे। उसी वक्त आपकी हार तय हो जाती है, उसी वक्त आप इस खेल में हार जाते हो। और नीट एग्जाम के जस्ट बाद, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया से मेहनत करेंगे ना, बहुत अगली बार तुम रैंक लेके आएंगे, ये बात आप नहीं कह रहे होते हो, आपके अंदर का एड्रेनलिन हार्मोन कह रहा होता है। और फिर 15 दिन बाद जोश ठंडा हो जाता है। इस गेम को समझो, ये गेम बहुत बड़ा माया जाल है। ये जो नीट का एग्ज़ाम है ये बहुत बड़ा माया जाल है, जिससे कि एक ये पूरा ये दलदल की तरह है। इससे जितना दूर रहोगे, इसमें या तो आओ ही मत, पढ़ो ही मत। ये उस मोहब्बत की तरह है ना, ये उस मोहब्बत की तरह है जो कि जिसका दर्द ना तो आप छिपा पाओगे और ना ही आप बता पाओगे। ये उस तरह का मोहब्बत है ये। तो मैं यही कहूँगा आपसे लास्टली कि भाई जो भी अभी जिस भी सिचुएशन में हो, अपने आप को संभालो, ठीक है, और आप खुद को एनालाइज करो कि आप मतलब इस साल आप क्या क्या आप गलती कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए फिजिक्स का पेपर टफ था। पेपर जो टफ है वो जेई एडवांस लेवल में भी आता है, मैं मानता हूँ, ठीक है, और वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा होता है, पेपर आप सॉल्व कर लेते हो। यहाँ पर क्या था, टाइम आपका कम था, पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाए। टफ होता, टफ है कोई बात नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा होता तो आप सॉल्व आप कर लेते हैं इसको। लेकिन ये सब के अलावा ये समझो ना कि जो भी पेपर जो आपका क्वेश्चन जो आपका टफ वाला था, उसको छोड़ के जो ईजी था, क्या वो सारा बन गया? नहीं बना ना। क्यों नहीं बना? ये होता है मेंटल प्रिपरेशन। मेंटली आप स्टेबल नहीं थे। ये गेम पूरा मेंटल एबिलिटी का है, ये गेम पूरा आपको दिमागी तौर से आपको मतलब स्थिर बनाना है, ठीक है। इस बारे में जो मुझे मेरा जो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा अपना जो राय था, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। आगे आने वाले और भी वीडियोज़ आएंगे। कुछ वीडियो पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जैसे कि एक बच्चा कैसे चुने कि उसको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। और सबसे मेरा फेवरेट वीडियो जो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ बनाने का, कुछ बच्चे जो कि फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब में वो 2x पे वीडियो को चला के बैठ जाते हैं बढ़िया मस्त ऐसे करके, है ना, और 2x पे चल रहा है, वो टीचर नाच नाच के पढ़ा रहा है, आपको समझ में ऐसा लगता है आपको बस कि आपको फिजिक्स समझ में आ गया उस वीडियो से। तो इसको इस पे मैं एब्सोल्युटली मैं आपका वीडियो मैप बना करके दूंगा कि 2x पे है ना, मतलब 2x लेक्चर एक्सपोज्ड, ऐसा क्या इंपैक्ट पड़ता है ये सब कुछ। और देखो ये जो एस्पिरेंट लाइफ है ना, इसमें पढ़ाई करना 24 घंटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 24 घंटा पढ़ाई के माहौल में रहना इंपॉर्टेंट है। और ये माहौल क्या होता है मैं यहाँ पे चर्चा करूंगा आगे जाके, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।